तो मैं रवि सर से मैं रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे टीम से भी जैसे कुछ न्यू मेंबर्स हैं, रिवार्ड कहाँ से सिस्टम बहुत देती सारे है नए उसका नए जानकारी भी लोग आपको इसमें मिलेगा जुड़ यहाँ रहे पर, हैं, आप तो सुनते उन रहें लोगों ध्यान को से। माइनिंग के बारे में उतना मालूम नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सभी लोगों की ये सवाल आता है, जो सिस्टम इतना पैसा कहाँ से दे रहा है और डाउ कम्युनिटी आखिर है क्या, सिस्टम को तैयार कौन किया है, इस तरीके से सवाल आता है सर। तो मैं रवि सर को रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कीजिए। सर मेरा वॉइस जा रहा है ना सर? यस सर। आवाज जा रहा है सर, आपका सवाल को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हाँ, कुछ टीम मेंबर के ये सवाल आ रहे हैं, तो जी मैं चाहूंगा एनी को होस्ट लीडर्स, हर दिन इस सेशन को समझाया जाता है। यहाँ पे कोई और को होस्ट लीडर है जो इसको क्लियर करना चाहेगा तो प्लीज आगे आए, कैरी ऑन करे सर। बाकी यस सर। एनी को होस्ट संतोष जी, एनी को होस्ट अगर कोई अपनी बात को रखना चाहता है, और सर का जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो फिर वो बिलीफ क्रिएट नहीं हो पाती है हमारे पास। तो ये नहीं को होस्ट लीडर्स, एक बार अगर आप चाहते हो कि आप इस चीजों के बारे में जानकारी देना, तो आप जरूर आइए और जानकारी देने की कोशिश करिए। सर मेरी वॉइस जा रही है? रास्ता रेडी है। यस सर, वेलकम सर, मिस्टर थैंक यू सर। चलिए स्क्रीन शेयर कर लेते हैं सर एक बार। ओके, एकदम कीजिए सर, एकदम कीजिए सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? सर कंटिन्यू सर। एक मिनट, थैंक यू सर। एक मिनट सर। मान के चलिए सर, अभी दीपंकर सर का जो सवाल था कि हम अगर यहाँ पर ये सिस्टम पैसा देती क्या और सिस्टम को प्रॉफिट क्या होता है। उदाहरण के लिए समझिए सर कि ये हमारे अभी टोकन पॉकेट में आते हैं और आने के बाद इसका प्राइस क्या चल रहा है सर? $4 के समझिए, एक उदाहरण के लिए $4 इसका रेट चल रहा है। और जब हम इस सिस्टम से हम $4 अगर लगाते हैं, $1 का पहला नंबर कॉइन हुआ है। पहले इस चीजों को ध्यान रखिए, $1 से कॉइन बना हुआ है। जब हम यहाँ पर बाई करते हैं, अगर हम $4 देते हैं तो अगर हम बायर है तो हमें 1 कॉइन मिलता है और 3 कॉइन चला जाता है केजरी के पास। बात समझ रहे सर? ये $3 चला जाता है सिस्टम के पास और ये सिस्टम ने क्या करता है, यही कॉइन को 8 घंटे में जितनी बाइंग होती है उसकी प्लस करके डिस्ट्रीब्यूशन करता है सर। बात समझे सर? जब हम एक टोकन बाय करते हैं तो हम जितने डॉलर की प्राइस के हिसाब से हम $4 देते हैं तो 1 टोकन हमें मिलता है प्राइस के हिसाब से और $3 सिस्टम के पास जाता है, वही सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सही है ना रवि सर? ये थोड़ा सा और डीपली अगर समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, ओके सर, थैंक यू। राज सर ने एक्चुअली पूरी चीजें को क्लियर कर दिया है। मैं थोड़ा सा और कुछ बेसिक जानकारी में दे देता हूँ कैसे सिस्टम काम करता है। और मेरा स्क्रीन विजिबल तो नहीं है ना? एक बार आप बताइए। नहीं सर, नहीं है सर, क्लियर नहीं। यस। डाउ कौन है और किस लिए बनाया, उसके उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर डाउ का विजन क्या है, वो क्यों बनाया। दीपंकर सर का जो सवाल था कि सर डाउ का मतलब होती है DAO, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज का मतलब होती है सर कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है। जहां भी डिसेंट्रलाइज मॉडल या बात आती है, हाँ कई लोग सेंट्रलाइज चीजों को डिसेंट्रलाइज बोल करके लूट के ठग के चला जाता है, वो अलग बात है। बट डिसेंट्रलाइज का मतलब होती है कि कोई एक जगह पे या एक व्यक्ति
व्यक्ति के द्वारा ये चीजें कंट्रोल नहीं हो रही है। और इसके लिए किसी भी चीजों को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क या ब्लॉकचेन का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, जब भी किसी चीजों को, और ये कहाँ पे बना है, इथेरियम जैसे नेटवर्क के सपोर्ट से जो पॉलीगॉन नेटवर्क हम बनाए हैं, पॉलीगॉन चेन, उसके ऊपर ये डाउन है। यानी कि ये डाउ एक्चुअली कौन है, सवाल है कि एक्चुअली हुआ है कौन। टेक्निकली देखा जाए तो डाउ कोई और नहीं, डाउ मतलब हम पूरी कम्युनिटी है। हाँ, क्या हम सब लोगों ने बनाया? नहीं। तो ये कुछ देशों की जो क्रिप्टो वैल्यू है, जिनको क्रिप्टो की समझ है, क्रिप्टो की नॉलेज है, विल्स है, जिनके पास फंड है, वैसे कुछ लोगों ने शुरू में जो लगभग 32 लोगों का एक मेंबरशिप, मतलब 32 लोगों का एक ज्वाइंट समूह ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आज अगर हम बिटकॉइंस की उदाहरण दे, तो बिटकॉइन को क्रिएट करने वाले क्या है, जब अमेरिका में सैचुरेशन आ गया, सारी चीजें आ गया 2009 के दरमियान, तो क्या हुआ, तो फिर वो सतोशी नाकामोटो करके एक व्यक्ति आई और उन्होंने पहली बार व्हाइट पेपर पब्लिश किया था। सतोशी नाकामोटो अकेले थे, ग्रुप ऑफ पीपल था, कोई कंपनी था, ये कई लोगों की एक समूह था, ये अभी भी ये पता नहीं, लेडीज था, जेंट्स था, नेवर नो, क्योंकि वो एनोनिमस था। लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाया, क्रिएट किया, और फिर उनकी जो ओनरशिप थी वो री अनाउंस कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट की जो मतलब जो ओनरशिप होती है, वो ओनरशिप को क्या कर दिया जाता है, री अनाउंस कर दी जाती है। यानी कि इनकी जो एडमिन रोल है, यानी कि जो पावर है, एडमिन पावर, वो एडमिन पावर क्या कर दिया जाता है, 000000000 नल एड्रेस में भेज दी जाती है। और फिर क्या होता है, वो प्रोजेक्ट की जो कंट्रोल्स होते हैं, जो मतलब जहां से मैनिपुलेट किया जाता है, लोगों को फंड रोकी जाती है, स्कैम करके भाग जाता है, फंड लेके भाग जाते हैं, इस तरह की जो सेंट्रलाइज सिस्टम में जो पावर होती है, वो पावर किनको दी जाती है, जीरो एड्रेस को। और ये आप सवाल है कि सर ये अगर बेसिक सी बातें करें तो ये जीरो एड्रेस किसके है, किसी के नहीं है। ये इस एड्रेस को इस वजह से यूज किया जाता है, किसी भी टोकन को बर्न करने के लिए, ओनरशिप को रिअनाउंस करने के लिए। यानी कि इसमें इनकमिंग तो है लेकिन आउट गोइंग नहीं है। मतलब एक ऐसी बक्सा, एक ऐसा स्टोर वैल्यू, ऐसा स्टोर, ऐसा एक जगह जहाँ पे सब कुछ आ तो सकता है, टोकन को यहाँ पे लाया सकता है, टोकन को यहाँ पे रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ अगर आ गया तो यहाँ से आउट नहीं हो सकता, मतलब कोई निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या कर जाता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऐसा एक एड्रेस पे जब भी हमें री अनाउंस करना है, अब मान लीजिए रवि पात्रा ने कोई प्रोजेक्ट बनाया और हमने दीपंकर को ओनरशिप छोड़ दी, तो हो सकता है कि रवि पात्रा अच्छे व्यक्ति थे या गलत थे, जो भी थे, लेकिन किसी व्यक्ति या विशेष को भरोसा करना मतलब अगेन वो सेंट्रल कंट्रोल में चला गया। कंट्रोल पावर किसका, रवि पात्रा से निकल करके दीपंकर के पास चला गया। अब दीपंकर जी भी गलती कर सकता है, तो इसीलिए किसी पर ट्रस्ट नहीं करके हम क्या करते हैं, 000 नल एड्रेस पे उनकी जो एडमिन पावर्स है उसको शिफ्ट कर दी जाती है। यानी कि इस प्रोजेक्ट की जो सारे पावर्स है उससे खत्म, मतलब उनको छोड़ दी जाती है और इनको बना दिया जाता है। ये नल एड्रेस बन जाता है इस सिस्टम का एडमिन पावर और फिर ये प्रोजेक्ट हो जाता है डिसेंट्रलाइज, और इसीलिए तो ये प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज हो जाता है। तो अभी जैसे कि सर का सवाल था कि सर डाओ कौन है, डाओ डिफरेंट कंट्री का क्रिप्टो विल्स है या फिर ज्वाइंट समूह है जो ओरिजिन को बनाया है। डाओ का पूरा मतलब है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप समझ लो कि जिसका जो डिसेंट्रलाइज हो, कोई व्यक्ति या विशेष, कोई एमडी या सीएमडी ना हो, जिनकी एक फिंगरप्रिंट टिप पे सब कुछ कंट्रोल हो जाए, उनकी ऑर्डर्स पे सिस्टम चले, उनके ऑर्डर पे कंपनी बंद हो जाए, उनके ऑर्डर्स पे पेमेंट रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे सब लोग है और यहाँ पे इसीलिए इन डाओ के सारे डिसीजन कैसे लिया जाता है, डिसेंट्रलाइज वोट या फिर डाओ वोट के माध्यम से। जैसे हमारे देश की सरकार चुनने में, जैसे अभी रिसेंटली बंगाल में चुनाव हुए, तो हम लोगों ने चुनाव किया,
सब लोगों ने, पब्लिक ने चुनाव किया कि यार इस बार की वोट इनको देना है या इनको देना है या इनको देना है, XYZ को देना है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होती है, उस डाओ के माध्यम से क्या आती है, प्रपोजल आती है। क्या होती है, प्रपोजल। उन प्रपोजल पे क्या होता है, फिर सब लोग वोटिंग करते हैं कि सर ये चीजें, ऐसा डेवलपमेंट होनी चाहिए या नहीं, यस और नो में जवाब दीजिए। और ये वोटिंग राइट्स कैसे मिलती है, जब इसका टोकन्स आपके पास होती है। जैसे हमारे देश में एक आइडेंटिटी कार्ड, एक पहचान पत्र बनता है वोटर आईडीज की, ठीक है। इलेक्शन कमीशन हमें प्रोवाइड करता है कि सर आप 18 साल का होना चाहिए और आपकी वोटर आईडी बना होना चाहिए, तब आप वोटिंग पोलिंग एजेंट के पास जाकर के अपनी वोटिंग डाल सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी की देख करके। तो वैसे ही यहाँ पे वोटिंग राइट्स कहाँ से मिलती है, देखो सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम अलग कुछ नहीं है, सिर्फ तरीके अलग अलग है। यहाँ पे वोटिंग राइट्स कैसे मिलता है कि आपके पास एलजीएनएस कॉइन या टोकन्स होनी चाहिए। अभी फिलहाल तो एलजीएनएस में ये सारे वोटिंग राइट्स है और आने वाले दिनों में जीएलजीएनएस में ये शिफ्ट हो जाएगी कि जिनके पास जीएलजीएनएस होगा वही गवर्नेंस बॉडीज में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, जीएलजीएनएस की वोटिंग राइट्स नहीं रहेगी। तो ये चीज है। तो अभी तक क्या जितने भी वो प्रपोजल लाया है, वोटिंग राइट्स किससे मिली, जिनके पास एलजीएनएस मौजूद थे वही वोट कर पाएंगे और वोटिंग से जो भी प्रपोजल की जीत होगी उस पर इम्प्लीमेंट होगा और काम। तो आई होप आपको डाओ से रिलेटेड जो सवाल थे वो क्लियर हो गया। अब सवाल है, चलिए अब आप लोगों का सवाल है कि सर, चलो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। सर जैसे आपने ये बताया कि सर इसकी जो एडमिन रोल है या एडमिन की जो पावर है उसमें नल एड्रेस पे डाल दिया गया, कि ये वास्तव में है या मतलब ऐसा कहे हुई बातें, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेंट्रलाइज चीजों को डिसेंट्रलाइज तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें डिसेंट्रलाइज के नाम में भी कई बार स्कैम हो जाता है। क्योंकि देखो मार्केट में नए नए चीजों की एक्सेप्टेंस होती है और जिसमें लैक ऑफ नॉलेज होता है लोग यहीं पे ही गुमराह करता है। सबसे पहले सर सारोदा नारोदा इस तरह की कंपनी आती थी, मनी मार्केटिंग, यानी कि सर आपके मनी लॉन्ड्रिंग्स, कि भाई एनबीएफसी कंपनीज के रूप में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। वो क्या होता था, भाई आप अपने पैसा रखो, उस पैसे को हम बैंक अगर 8 साल में डबल दे रहे हैं मैं आपको 4 साल में दे दूंगा, 2 साल में दे दूंगा। लेकिन आप सवाल है क्या इस तरह की अगर प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स लेकर के मार्केट में आज कोई निकले क्या उनके पैसे बनाया जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि लोग इसको समझ गया, इसके बारे में नॉलेज आ गया। तो यहाँ पे ये लोगों को आइडिया हो गया कि नहीं सर इसमें हम अब पैसा नहीं है, क्योंकि हमें समझदारी आ गया। तो लोगों ने क्या कर दिया कि सर हम ट्रेडर है, हम फॉरेक्स है, हम ऐसा ट्रेडिंग करते हैं, अब आइए हम ट्रेडिंग करके आपको 8% 7% मंथली लौटाएंगे और आपके पैसे हम साल भर में डबल कर देंगे और इस तरह से जो भी नफा नुकसान होगा वो हम झेल लेंगे, आपको गारंटेड 8% 9% मिलेगी। तो वो उससे अलग था, क्योंकि जब लोगों को साउंड अलग लगेगा, मतलब पिछले सिस्टम से अलग लगेगा, तब वो इस सिस्टम में एंट्री करेगा और लोग फिर चाल की तरह आने लगा है। तो एचडीएफएस ग्लोबल, पुलमा लाइफ, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई और लोगों को कुछ दिन दिया, विश्वास दिया, क्योंकि बटन उनके पास था, सेंट्रलाइज चीजें थी। और कभी भी ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ट्रेडर आजीवन भर प्रॉफिट में चले, तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन साउंड्स गुड था, बढ़िया था, लोगों ने वहां पे दिया, अगेन फाइनेंशियली लॉस हुई। तो आज अगर कोई सारोदा नारोदा चिट फंड जैसे कंपनी लेके आए तो लोगों को पहली झलक में आ जाएगी, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लोगों ने एचडीएफएस के जैसे थोड़ी सी और चतुर और चालाक लोगों ने ऐसे प्लान बनाया कि सर हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, हम क्रिप्टोस में ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग बेनिफिट्स को लाते हैं। बात समझ रहे हो? तो लोगों ने स्टेकिंग माइनिंग बहुत सारे रूप में भी लोगों को लगाया कि सर चलो और थोड़ा सा करते हैं। अभी कुछ लॉक लिक्विडिटीज को बोल करके किया जाता है, कहीं माइनिंग में किया जा रहा है, तो होगी सर जो साउंड अलग लगेगा पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगा। बात समझ रहे हो सर? तो लेकिन इस चैलेंजेस भरी दुनिया में कौन सही है कौन गलत है ये हमें अपनी खुद की रिसर्च होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं एक्चुअली जो चीजें मैं आपको बताने वाला था, आप डेस्क चैनल पे आते हैं, एलजीएनएस को सर्च करते हैं और रिसेंटली देखा जा रहा है कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा रेट में
भी अभी बात करने वाला हूँ। चलिए, लेकिन सबसे पहले जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी देखिए ये पॉलीगॉन चेन के ऊपर हम पिछले 2 साल 2 महीना और 4 दिन हो गया हम यहाँ पे बने हुए हैं, और ये प्रेजेंट टाइम की लिक्विडिटी है। तो सर सत्यता कैसे चेक करें? मतलब यही है ना कि सर लोग ऑफलाइन बोलते हैं कि सर ये तो 2 सालों से चल रहा है, और कई लोगों को बिलीव भी नहीं होता है। बोले अरे यार ऐसे तो कई कंपनी आई थी, बोला था कि अमेरिका ये तो 16 साल, क्योंकि सर कोई भी MLM या फिर कोई मनी मार्केटिंग टाइप का कंपनी आया तो वो कभी नहीं बोला कि हमने 6 महीने पहले तैयार हुआ। विश्वास जीतने के लिए हमेशा ये बोला कि ये तो 17 साल से चल रहा है। इंडिया में नहीं था, लेकिन यहाँ 17 साल से चल रहा है, यहाँ 200 साल से चल रहा है, यहाँ 100 साल से चल रहा है। क्या सही हूँ? ऐसे ही बोला जाता है, ताकि लोगों को ये लगे कि यार यहाँ भले नया है